A very good morning, students. Today we will learn about chapter 3 and the name of the chapter is varied climates. Climates मतलब हमारे आसपास का जो भी वातावरण है वो कैसा है ना। हमारे यहाँ पे आपने जो सीजन है और वेदर है ये टर्म्स तो पहले सुने होंगे। सीजन क्या होता है, जैसे गर्मी, सर्दी, है ना। तो विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन एंड वेदर क्या होता है, जो डेली का हमारा वेदर रहता है कि हम कहते हैं अरे आज तो बहुत गर्मी है, आज तो बहुत सर्दी है। मौसम अलग होता है और आज हमारा वेदर कैसा है ये अलग होता है। ठीक है, तो लेट्स रीड आउट द चैप्टर। क्लाइमेट इज द एवरेज of the weather conditions of a particular region over a certain period. It is influenced by many factors. These include the location of the place, its distance from the equator and the sea, its altitude और height जिसे हम बोलते हैं above the sea level, the relative location of mountains and forests, rainfall, winds, ocean currents and the revolution of the earth. The change in climate influences our ways of living. It influences our ways of clothing, housing, food and transportation. So ये सबसे पहले कहते हैं कि क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट होता है कि जो एवरेज तौर पे हमारा मतलब वेदर रहता है डेली। जैसे गर्मियां हैं जैसे, तो उसमें हो सकता है कि आज थोड़ा तापमान कम हो, अगले दिन थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन फिर भी एवरेज तौर पे गर्मी ही रहती है उन दिनों में। सो इसको हम क्लाइमेट बोलते हैं कि किसी एक सर्टेन पीरियड में किसी एक स्पेसिफिक जगह की जो हम वेदर की एवरेज निकालते हैं उसे हम क्लाइमेट बोलते हैं। और वो हमारा किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो हमारे कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमारी जगह कहाँ है, उसका डिस्टेंस इक्वेटर से कितना है, सी से कितना है, और उसकी हाइट जो है वो सी लेवल से कितनी है, द रिलेटिव लोकेशन उसकी जो है वो क्या है ना। तो ये सब चीजें, रेनफॉल, विंड्स, इन सब चीजों के ऊपर हमारा क्लाइमेट जो है वो डिपेंड करता है। और क्लाइमेट हमारा अगर कम या ज्यादा या कुछ भी होता है तो उससे क्या इन्फ्लुएंस होता है, हमारी लिविंग उससे इन्फ्लुएंस होती है। कैसे कि हमारा जो क्या हमें कपड़े पहनने हैं, हमारा हाउसिंग कैसा होगा, और हम कैसा खाना खाएंगे, और क्या हम ट्रांसपोर्टेशन यूज करेंगे, ये सब चीजें हमारे क्लाइमेट पे डिपेंड करती है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो जैसे अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, अब वो पहाड़ों में है ना, सी लेवल से बहुत ऊंचा है, तो वहां पे हमारा रहन सहन, खाना पीना और ट्रांसपोर्टेशन सब अलग अलग है। कपड़े जो है वो हम ठंडे इलाके के हिसाब के कपड़े इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से अगर हम मरुस्थल की बात करते हैं तो वो जगह के ऊपर हमारा डिपेंड कर रहा है कि क्लाइमेट कैसा रहेगा। अब जो महाराष्ट्र में ही हमारे दो शहर हैं, एक मुंबई है जो कोस्टल एरिया में है, जो सी के पास है, और जो एक नागपुर है जो सी से बहुत दूर है। तो वहां दोनों का भी जो क्लाइमेट है वो अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि एक सी के पास है, सी के पास हमारा जो क्लाइमेट रहता है वो अलग होता है और दूसरी जगह पे अलग रहता है। तो इसी तरह से कई फैक्टर्स पे हमारा क्लाइमेट डिपेंड करता है, और अलग अलग क्लाइमेट की वजह से हमारा जो कपड़े पहनने का तरीका है, रहन सहन जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द लेट्स रीड आउट द factors that determine climate. Okay, we know that climate is determined by many factors. Let's learn more about them. Okay, first one is distance from the equator or latitude. आपने अभी संक्षेप में पढ़ा कि कौन कौन से फैक्टर्स हमें इम्पैक्ट करते हैं। अब हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर और एल्टीट्यूड, कि हमारा जो इक्वेटर हमारी एक लाइन होती है। आई होप यू ऑल नो अबाउट इट। इक्वेटर एक हमारी लाइन होती है अर्थ के ऊपर, जो हम लोगों ने अपने रेफरेंस के लिए बना रखी है, जो भूमध्य रेखा जिसे हम कहते हैं, जो कि हमारे अर्थ के बीचों बीच से जाती है। ठीक है, उसका हमारी जगह से कितना डिस्टेंस है। द सर्फेस ऑफ द अर्थ गेट्स हीट फ्रॉम द सन. The amount of heat received by a particular part of the earth depends upon distance from the equator or the latitude. As shown in the picture, the sun rays falls directly over the equator. This makes the equatorial region very hot. As we move away from the equator, the sun rays are spread over a large area. So the rest of the world is not as hot as the equatorial region. As the distance from the equator increases, this temperature decreases. This makes the climate cooler. The earth is divided into 3 zones based on the heat it receives from the sun.
वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट जोन्स लेटर, लेट्स रीड इट इन डिटेल। तो जो डिस्टेंस आपका इक्वेटर से होता है, अब आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें एक सूरज दिखा रखा है और हमारी पृथ्वी दिखा रखी है, इसमें एक रेड कलर की लाइन दिखा रखी है जो कि हमारी इक्वेटर है, ठीक है। तो ये जो इक्वेटर होती है आप देखेंगे इसके ऊपर सीधी सीधी रोशनी पड़ रही है और इस वाले रीजन पे सबसे ज्यादा, अब जैसे अर्थ घूमेगी तो जो जो एरिया हमारे इक्वेटर पे फॉल होगा उस पे सीधी किरणें पड़ेंगी सूरज की, और जो बाकी जगह उस पे थोड़ा स्लैंटिंग सी रेस पड़ेंगी, तो उसमें इतना गर्मी नहीं होता है। सो इट डिपेंड्स, आपका जो रीजन है वो इक्वेटर से, या उसे हम इक्वेटर को लैटिट्यूड भी कहते हैं, वो कितना दूर है उससे डिपेंड करता है कि हमारा एरिया कितना गर्म रहेगा और कितना ठंडा रहेगा। जैसे जैसे इक्वेटर से आपका डिस्टेंस बढ़ता जाता है, जैसे आप अर्थ नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ देखेंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे ही गर्मी कम होती चली जाती है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे बिल्कुल भी सनरेज ज्यादा डायरेक्ट नहीं पड़ती है, इस वजह से ज्यादातर वहां पर ठंडा ही रहता है। सो एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर द टेम्परेचर डिक्रीजेस, इसने लिखा है कि तापमान कम हो जाता है और क्लाइमेट जो है वो ठंडा हो जाता है वहां पर। The earth is divided into 3 zones based on the heat it receives from the sun. So क्योंकि हमारे पास अलग अलग तरह से धूप पड़ती है, तो इसीलिए इसको अर्थ को 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है, टॉरिड जोन, फ्रीजिड जोन एंड टेम्परेट जोन। टॉरिड जोन, the area between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn is very hot as it is near the equator. This area is called torrid zone. This area remains hot throughout the year and has tropical climate. Frigid zone, the area lying between the North Pole and the Arctic Circle and the South Pole and the Antarctic Circle comes under the frigid zone. These areas are very cold as these are near the poles. The areas situated in the northern hemisphere are called North Frigid Zone and the area situated in the southern hemisphere is called South Frigid Zone. Temperate zone, the region between the torrid zone and the frigid zone is the temperate zone. The climate here is moderate, that is neither too hot or not too cold. The region in the northern hemisphere is the north temperate zone and the region in the southern hemisphere is south temperate zone. So in this paragraph we learnt about 3 zones, टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन एंड टेम्परेट जोन, एंड वो किसके बेसिस पे डिवाइड कर रखे हैं, हमारे जो इक्वेटर है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसके बेसिस पे। हम दोबारा से ये वाली पिक्चर को हम दोबारा से डिटेल में देखते हैं। आप इस पिक्चर को देखोगे अर्थ को, तो उसको उन्होंने उसको देखो, आप इसको कैसे डिवाइड कर रखा है कि एक हमारी इक्वेटर है जिसको यहाँ पे लिख रखा है इक्वेटर ऑफ अर्थ, ठीक है, जो ब्लू लाइन के बीच में से दिख रहा है, आप उसको देख सकते हो कि ब्लू एरिया में उन्होंने टॉरिड जोन लिखा है। तो और आप उस इक्वेटर ऑफ अर्थ के ऊपर देखोगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और उसके नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो अर्थ इज डिवाइडेड बाय दीज 3 लाइन्स, ठीक है। तो जो एरिया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है, कह सकते हैं कि मतलब इक्वेटर के आसपास का नॉर्थ और साउथ में, उसे हम कहते हैं टॉरिड जोन, क्योंकि इस एरिया में सबसे ज्यादा गर्मी रहती है, सीधी धूप पड़ती है तो इसमें ज्यादा गर्मी रहती है। और जो एरिया आप देखोगे साउथ पोल और नॉर्थ पोल के उसमें है, के आसपास है, उसे हम फ्रीजिड जोन कहते हैं। फ्रीजिड से आप समझ रहे हो कि फ्रीजिंग काइंड ऑफ है ना, तो मतलब जो जहाँ पे ज्यादा ठंड रहती है। जो नॉर्थ पोल के पास है उसे हम कहते हैं नॉर्थ फ्रीजिड जोन एंड जो साउथ पोल के पास है उसे हम कहते हैं साउथ फ्रीजिड जोन। और जो एरिया टॉरिड जोन और फ्रीजिड जोन के बीच में पड़ता है उसे हम कहते हैं टेम्परेट जोन। तो और वो भी नॉर्थ और साउथ के बेसिस पे डिवाइडेड है। जो नॉर्थ में उसे हम नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलते हैं और जो साउथ में उसे साउथ टेम्परेट जोन बोलते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द सेकेंड फैक्टर, हाइट अबव द सी लेवल और एल्टीट्यूड। जैसे मैंने आपको बताया था कश्मीर हुआ और मरुस्थल हुए या प्लेन्स हुए, हमारा सी से हमारा कितना टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है। लाइक माउंटेन्स में सर्दी ज्यादा रहती है और जो एरिया सी लेवल पे होता है उसमें गर्मी उतनी गर्मी ज्यादा रहती है, उसमें ठंड इतनी नहीं होती है। द एल्टीट्यूड मीन्स द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव सी लेवल। The altitude affects temperature and atmospheric pressure of a place. As we go higher above the sea level, the air becomes cooler. This is why the places at high altitude have famous hill stations. For example, Shimla is much cooler than Chandigarh. Though both are almost at the same distance from the equator, because Shimla is at about
2150 meter above sea level. This altitude is much higher than the altitude of Chandigarh. सो वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं जैसे शिमला और चंडीगढ़ की, तो उनका डिस्टेंस आपस में बहुत ज़्यादा नहीं है. चंडीगढ़ और शिमला में हार्डली 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होगा, लेकिन शिमला की जो हाइट है वो बहुत ऊपर है. क्यों है? क्योंकि वो पहाड़ों में है, और इसीलिए ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं तो वहाँ पे ठंड बढ़ती चली जाती है. ठीक है, एक्सक्यूज मी. कमिंग टू द So further it says, therefore the temperature at high altitude is very low. तो टेम्परेचर अगर हम की बात करें तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले एरियाज में टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होता है. ठीक है, द सिटीज लाइक ऊटी, नैनीताल, मनाली एंड दार्जिलिंग आर कोल्ड इवन इन समर बिकॉज ऑफ देयर हायर एल्टीट्यूड्स. तो वो ये जो सिटीज हैं जैसे ऊटी हुआ, नैनीताल हुआ, तो ये सारे सिटीज जो है वो गर्मियों में भी ठंडे रहते हैं क्योंकि ये ऊंचाई. Let's learn about the third factor, that is distance from the sea. The climate of places located on the coast is affected by the sea. Their climate is neither too hot or not too cold. Mumbai and Chennai are coastal cities. They have a moderate climate. Delhi is locked by land on all sides, so it is very hot in summer and very cold in winter. सो वट इट इज सेइंग इज कि जो हमारे सिटीज कोस्ट पर रहते हैं जैसे कि मुंबई है, चेन्नई है, यहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी होती है ना जैसा ज़्यादा सर्दी होती है. बट जो सिटीज जैसे दिल्ली है जिसके आसपास में सब सिटी और अदर सिटीज़ हैं उसके आसपास सी नहीं है, तो ऐसी सिटीज़ जो है वो समर में बहुत गर्म रहते हैं और विंटर में बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं. एंड उसका लॉजिक क्या रहता है वो यहाँ नीचे बताया हुआ है. जो लैंड है उसकी टेंडेंसी रहती है, लैंड गेट्स हीटेड faster than water by the sun's rays, thus it is warmer than the sea. As the warm air above the land rises, the cold air from the sea moves towards the land. This is called sea breeze and it lowers the temperature on the land. Therefore the weather is cooler in coastal areas even in summer. And the places away from the seashore do not get sea breeze and are therefore warmer. तो वो क्या बता रहा है, जब गर्मियाँ रहती हैं, जैसे कि आप इमेजिन करो कि गर्मी है और वहाँ अगर आप कोस्टल एरिया में, तो वहाँ क्या हो रहा है कि जो लैंड है वो गर्म हो गई है. अब गर्म हवा की टेंडेंसी रहती है कि वो जल्दी ऊपर उठ जाती है, तो वो ऊपर उठेगी, लेकिन सी के ऊपर जो हवा है वहाँ तो वो गर्म इतनी जल्दी नहीं हुआ, लैंड वाला जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो गया. तो सी वाली हवा क्योंकि अभी तो उतनी गर्म नहीं है, तो वो लैंड की तरफ आती है और वहाँ को उसको कूल रखती है, और उस ब्रीज को क्या कहते हैं, सी ब्रीज. इसीलिए जो कोस्टल एरियाज होते हैं वो ज़्यादा ठंडे रहते हैं, लेकिन जिन जगहों पर सी ब्रीज नहीं है, जो जहाँ के आसपास सी नहीं है, तो वो गर्म रहते हैं क्योंकि लैंड जल्दी गर्म हो जाती है गर्मियों में. और likewise land loses heat also faster than water. It cools down faster than the sea in night. The warm air on the sea is replaced by the cool air on the land, keeping it warm. This is called land breeze. Places that are not located on coast are colder due to this reason. अभी क्या होता है, जो लैंड है वो ठंडी भी बहुत जल्दी होती है. तो कोस्टल एरियाज की बात की जाए तो वहाँ पर जैसे कि ठंड पड़ रही है तो लैंड जो है वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी. तो जो सी है वो तो ज़्यादा जल्दी ठंडी नहीं हुई है, तो वहाँ का जो उसके ऊपर जो वो दिन भर जो तप के रात तक तो वो बहुत तप जाती है ना, तो वहाँ पे जो गर्म हवा है वो उस ठंडी जगह को रिप्लेस कर देती है. दैट इज कॉल्ड लैंड ब्रीज, और इस वजह से वहाँ पर जो तापमान है वो सामान्य बना रहता है. सो द मेन मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि सी जो है वो जल्दी ना गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है, इसीलिए वो एक दूसरे को कूल या वार्म रखते हैं. ठीक है. सो द फोर्थ पॉइंट इज डायरेक्शन ऑफ विंड्स. द मोशन ऑफ एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड विंड. व्हाट इज विंड? जो मोशन है एक हवा का, जो मतलब जो मोशन है हवा का, अभी हवा है हर जगह, लेकिन अगर हवा इधर से उधर जाएगी तो वो क्या रूप ले लेगी, विंड का रूप ले लेगी, उसे हम विंड बोलते हैं. द डायरेक्शन ऑफ द विंड ऑल्सो अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. If the wind blows from a cold place, it will be cool, and if it blows from a hot place, it will be hot. Thus, the wind blowing from cold places makes a place cold. In the same manner, the wind blowing from the sea will be full of moisture and will bring rain.
सो इट इज सेइंग कि डायरेक्शन ऑफ विंड्स हमें कैसे हैम्पर करती हैं, कैसे हमारे क्लाइमेट को चेंज करती है। अब आप खुद सोचिए, अगर कहीं पर बर्फ है, वहां से कोई हवा आ रही है तो वो ठंडी ठंडी महसूस होती है, लेकिन अगर कहीं पे गर्म चाय का प्याला रखा है उसके ऊपर से हवा जाएगी तो वो कैसी लगेगी, गर्म लगेगी, है ना। सो इन द सेम मैनर अगर कोई गर्म जैसे जगह है वहां से अगर हवा चलकर आ रही है आपके रीजन तक, जैसे मरुस्थल से कोई हवा चलकर आ रही है, अब हवा बड़ी होती है, बड़े बड़े अलग अलग शहरों तक जाती है, तो वो गर्म हवा से, गर्म जगह से आ रही है तो आपको गर्मी देगा। और अगर ठंडी जगह से आ रही है, जैसे किसी हिल स्टेशन से हवा आ रही है, तो वहां पे ठंडी देगा। अभी कभी कभी हम बोलते हैं ना कि आज तो बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, लगता है कहीं आसपास बारिश हुई है। जब कभी बारिश होती है तो तापमान थोड़ा कम हो जाता है, टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, तो जहां पर भी बारिश हुई होगी वहां से जो हवा है वो कहीं और जाएगी तो वो ठंडक का एहसास देगी, ठीक है। सो द विंड ब्लोइंग, जो ठंडी जगह से अगर कहीं पे आ रही है तो वो ठंडक देती है, तो हमें कोल्ड लगता है, ऐसे हमारा टेम्परेचर चेंज हो जाता है, वो कोल्ड हो जाता है। और कहीं अगर गर्म जगह से हवा आ रही है तो हमारा टेम्परेचर और क्लाइमेट जो है वो गर्म हो जाता है। और जो हवा हमारे सी, मतलब सी बोले तो समुद्र के ऊपर से मूव कर रही है, तो उसमें क्या होगा, उसमें फुल ऑफ मॉइस्चर होगा, तो वहां पर रेन ज्यादा होगी। Next point is humidity and rainfall. The amount of moisture or water vapor present in the air is called humidity. What is humidity? जो moisture हमारी हवा में, कभी हम कहते हैं ना बहुत चिपचिप हो रहा है, वाटर वेपर्स इवेपोरेट होके हमारे हवा में घुल जाते हैं, और जहाँ पे पानी का कंटेंट ज्यादा होगा, जैसे कि सीज के पास पानी का कंटेंट ज्यादा होता है तो वहां पे मॉइस्चर ज्यादा होता है, वहां पे वेपर ज्यादा बनते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी और ओशियन इंक्रीजेज द ह्यूमिडिटी इन द एयर। जैसे मैंने अभी बताया, जहाँ पे सी के आसपास जो हवा मूव कर रही है वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, क्योंकि वहां वेपर्स ज्यादा बनते हैं, है ना। एंड रेनफॉल, रेनफॉल क्या होता है, रेनफॉल इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। द वाटर इवेपोरेट्स एंड फॉर्म वाटर वेपर्स। द वाटर वेपर्स आर कैरिड by the winds over the land. When the wind become cooler, the water vapors change into clouds. Thus, these clouds fall to the ground in form of rains. ठीक है। सो रेनफॉल तो आपको पता है ये प्रोसेस क्या होता है कि वाटर वेपर्स बनते हैं जहां पर भी पानी होगा, और वहां से जब वो हवा चलती है लैंड के ऊपर से तो वो ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे होके वो क्लाउड्स बन जाते हैं और वहां पर बारिश के रूप में वो आ जाते हैं। दिस इज द रीजन दैट द कोस्टल एरियाज रिसीव हायर रेनफॉल देन अदर स्टेट्स। वही जैसे हमने बताया, अगर ज्यादा वेपर्स बनेंगे, सीज के ऊपर ज्यादा वेपर्स बनते हैं, ज्यादा वेपर्स बनेंगे तो ज्यादा बारिश भी होगी, है ना। द रेन्स ब्रिंग द टेम्परेचर डाउन एंड दस इफेक्ट द क्लाइमेट। अब जहां बारिश होगी स्वाभाविक सी बात है वहां पर टेम्परेचर भी कम होगा, तो इसीलिए हमारा क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है जहां पर ज्यादा बारिश होती है। सो ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल कैसे इंपैक्ट करते हैं, ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो ज्यादा रेनफॉल होगी, ज्यादा रेनफॉल होगी तो हमारा टेम्परेचर ठंडा रहेगा, ठीक है। इन्फ्लुएंसेस ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस द वे वी लिव। सो जैसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि अगर टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है तो हमें कैसे इम्पैक्ट होता है। The climate influences the way we live. Our food, our clothes, house, habits, customs and occupations are all influenced by the weather and climate that exist in that region. ठीक है। Different parts of the world observe different type of climate. So the lives people lead in various regions is also very different. People in Kashmir experience a very cold climate. They wear woolen clothes and eat foods containing extra fat to keep themselves warm. Kerala has a warm climate. The people of Kerala wear light cotton clothes to keep cool and they eat light food. So वो यही बात बोल रहा है, अगर संक्षेप में बोला जाए तो कश्मीर में जैसे ज्यादा ठंड रहती है तो वहां पे लोग वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, उनका रहना सहना खाना पीना सब अलग होता है, वो थोड़ा फैटी फूड खाते हैं ताकि उनको थोड़ी एनर्जी ज्यादा मिले, है ना, बिकॉज एनर्जी वेस्ट होती है ना ठंड से अपने को वार्म रखने के लिए। जबकि केरला जो है वहां पे वार्म टेम्परेचर रहता है तो वहां लोग हल्का खाना खाते हैं और लाइट ही कपड़े पहनते हैं, ठीक है। आप देखोगे हर जगह पे अलग अलग, हर देश में भी इवन अलग अलग स्टेट्स का अपना अलग अलग टेम्परेचर होता है, अपना अपना अलग अलग क्लाइमेट होता है, उसी के हिसाब से सबका अपना जो जीवन शैली रहती है। सो दिस वॉज ऑल किड्स, थैंक यू।